नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। यही मैंने एक 22 सितंबर को वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर, जो 1995 की संपूर्ण जानकारी के नाम से वीडियो था। अगर किसी भाई ने वो वीडियो देख लिया है तो उसको दोबारा ना देखें। एक्चुअली उसमें रीजन ये था कि 3 ट्राई करने के बाद में वो ऑटोमेटिक वीडियो डिलीट हो गया यूट्यूब से। तो अब उसको यूट्यूब को मैंने मेल की तो वापस मेल आई आज मेरे पास में कि आप उसको दोबारा अपलोड कर सकते हो। हमने उसकी रीचेकिंग कर ली है। मेरे पास में उसका यूआरएल नहीं था, इसकी वजह से वो वीडियो वापस नहीं आ सकता। मेरे पास में क्या गैलरी के अंदर वो वीडियो सेव पड़ा था। अब मैं दोबारा उसको अपलोड करूंगा। अगर किसी भाई ने देख लिया है तो मैं माफी चाहता हूँ, दोबारा इस वीडियो को ना देखें। अगर किसी भाई ने नहीं देखा है तो उसमें ईपीएस 1995 से महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे, वो ईपीएस की बात करेंगे। कल मैंने ईपीएस पे एक वीडियो डाला था। उसके अंदर ईपीएस के अंदर मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि कोई व्यक्ति 10 साल या 15 साल या 20 साल या 30 साल या 35 साल जॉब करता है तो उसको मैक्सिमम कितनी पेंशन मिल सकती है। और वहीं मैंने एक तरफ बताया था कि मिनिमम पेंशन है वो करीबन 1,000 रुपये से लेके और मैक्सिमम है जो 7500 रुपये तक का रखा हुआ है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि कोई व्यक्ति अगर 35 साल के लिए ईपीएस के अंदर योगदान देता है तो उसको ईपीएस उसके बाद 7500 रुपये उसको पेंशन के रूप में देती है। तो वो मैंने ये भी बताया था कि 35 साल के अंदर 5,25,000 रुपये का वो फंड ईपीएस के अंदर डिपॉजिट करता है। उसके बदले में उसको 58 साल की एज के अंदर 7500 रुपये देता है। लेकिन एक पॉइंट उसके अंदर है जो मैंने बताया था, वो ये बताया था कि इसके अंदर अगर 35 साल की अपने महंगाई दर देखें तो प्रति वर्ष 10% महंगाई दर बढ़ती है। 10% महंगाई दर बढ़ने का मतलब यही था कि 24 में जो वस्तु 100 रुपये की है वही 25 के अंदर 110 रुपये की हो जाएगी। इस प्रकार से 35 साल का देखें 350% महंगाई दर बढ़ जाती है। 350% महंगाई दर बढ़ने से मतलब यही है कि जो 7500 रुपये की वैल्यू जब उसको 58 साल की एज में पेंशन मिलेगी तो आज के टाइम में और उस टाइम का अगर कंपेरिजन करें तो ये 2,000 रुपये के समान उसकी वैल्यू रहेगी। यानी कि आज जो 2,000 रुपये में वस्तु आ रही है वही उसको 58 साल की एज में 7500 रुपये मिलेगी। ये भी बताया था। आज मैं थोड़ा सा ईपीएस के बारे में और अधिक आपको जानकारी दूंगा और अच्छी तरीके से इसका विवरण करेंगे कि ईपीएस कब लागू हुआ था, ईपीएस को लागू करते समय वहां के प्रधानमंत्री कौन से, किस पार्टी की सरकार थी और उन्होंने ईपीएस के अंदर क्या क्या नियम रखे थे और ईपीएस पे आज तक पुनर्विचार क्यों नहीं हुआ और ईपीएस को जो लागू किया था उस समय किस उद्देश्य से लागू किया था, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल के वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छा मेरे को सपोर्ट मिला कल के वीडियो के अंदर और मैंने एक एक चीज़ जो बताई थी वो रियल बताई थी और उस पर कॉमेंट भी आए थे, वो बहुत अच्छे आए थे। हर व्यक्ति ने उस चीज़ के अंदर सपोर्ट किया था और करना भी चाहिए, क्योंकि जो ईपीएस के अंदर मैंने हर चीज़ आपको कैलकुलेशन करके बताई थी कि एक व्यक्ति 35 साल तक 1,250 रुपये मंथली के हिसाब से वहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है और उस व्यक्ति को बदले में सरकार क्या दे रही है, 7500 रुपये। वो भी कब दे रही है, 58 वर्ष की एज के अंदर। उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ईपीएस 95 में क्या था और इसको क्यों लागू किया था और इसका उद्देश्य क्या था। इसके ऊपर हम आज थोड़ी और चर्चा करते हैं। कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस पार्टी के ये वरिष्ठ वकील थे और साथ ही साथ ये एक राजनेता थे, वकील थे और उस समय ये प्रधानमंत्री थे। 1991 से लेके 96 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। जो वरिष्ठ व्यक्ति है उनको वृद्ध अवस्था यानी बुढ़ापे के अंदर ये पेंशन उनके काम आएगी। इन्होंने जिस टाइम लागू किया था ना उस टाइम मैक्सिमम ये इतना सिस्टम था कि 1,000 मिनिमम और 7500 मैक्सिमम। उस टाइम अगर वैल्यू माने ना तो इन 7500 रुपये की वैल्यू बहुत बड़ी थी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में 7500 रुपये सैलरी थी और यहाँ पे 1,000 रुपये की माने तो 1995 से लेकर 2024 तक अब तक लगभग 29 वर्ष हो चुके हैं। 29 यानी 3 गुना वैल्यू ज्यादा थी कि आज के टाइम में 3,000 रुपये, आज के टाइम में अगर 1995 माने तो 3,000 क्या है, लगभग 10 से 12,000 रुपये के बराबर वैल्यू रखता था 1,000 रुपये और 7500 रुपये बहुत बड़ी वैल्यू रखता था। मेन मकसद ईपीएस के अंदर किस वजह से आया था, मेन मकसद यही ईपीएस में आया था कि ये 29 ईयर्स के अंदर इस पर कोई पुनर्विचार नहीं हुआ है। पुनर्विचार कहने का मतलब इस पर किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई और गवर्नमेंट ने कोई इस पर बैठक नहीं की और इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया कि इसके अंदर कोई बढ़ोतरी करें या इसके अंदर कोई इंटरेस्ट ऐसा नियम लागू करें ताकि आने वाले समय में महंगाई दर का असर ना पड़ के वैल्यू पैसे की बराबर समान रहती रहे। तो एक वर्ध अवस्था के अंदर 58 वर्ष की एज में व्यक्ति का भविष्य सुधर सकता है। इसके अंदर किसी प्रकार का पुनर्विचार क्यों नहीं हुआ उसका मैं एक आपको बताता हूँ। नियम की बात कर लेते हैं। नियम की बात करूं तो मैं लगभग 25,000 रुपये एक तो और एक 25,000 अबाउट, जिस व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपये है उस व्यक्ति को 24% ये ईपीएफओ कटेगा। 24% ईपीएफओ। ईपीएफओ के अंदर क्या सिस्टम है, 24% के अंदर कि 8.33 आपकी ईपीएस है, खाली ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम 8.33% है। अब इसके अंदर दूसरा सिस्टम क्या है, 8.33 की बात करें तो मैक्सिमम जो है ना 1,250 रुपये तक आपके ईपीएस के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं। हालांकि 1,250 का यहाँ फॉर्मूला निकालूंगा तो मैं 15,000 रुपये तक ये 1,250 रुपये 8.33 के हिसाब से कंप्लीट हो जाते हैं। अगर 15,000 से ऊपर किसी व्यक्ति की सैलरी है तो वो नियोक्ता के अंदर डिपॉजिट होगा। नियोक्ता के अंदर डिपॉजिट होगा, वो ईपीएस में नहीं। ईपीएस मैक्सिमम है 1,250 रुपये डिपॉजिट होगा। अब दूसरा मैं बात करता हूँ 25,000 अबाउट। 25,000 अबाउट के अंदर क्या सिस्टम है कि ईपीएफओ का टोटल जो फंड है ना, ईपीएफओ का
वो करता है 2,000 रुपये फिक्स है। 2,000 रुपये, 2,000 रुपये किस प्रकार से फिक्स है कि 1,000 रुपये तो उस कर्मचारी के खुद के होंगे और 1,000 में से 2 हिस्से होंगे, जिसके अंदर मैं 8.33 यहाँ ईपीएस में डाल देता हूँ, 8.33, और उसके बाद में 3.67 नियोक्ता के होते हैं। ये 3.67% नियोक्ता के होते हैं। ये कर्मचारी और नियोक्ता अपने को पता विड्रॉल ले सकते हैं, या लगभग 1,300 रुपये उसको विड्रॉल मिल जाएगा जिसकी सैलरी 25,000 से ऊपर है। अब उसको 700 रुपये यहाँ पे ईपीएस के अंदर डिपॉजिट होगा। एक व्यक्ति की सैलरी, अगर किसी व्यक्ति की 30-35,000 रुपये सैलरी है ना, उसकी पर डे की अपने मान सकते हैं अगर निकाले ना एक दिन का तो 1,200 या 1,300 रुपये, वो 1,200-1,300 रुपये यहाँ छोड़ के 700 रुपये के लिए करने के लिए किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, जिसके 25,000 से कम सैलरी है, आज के टाइम में अगर 25,000 से कम सैलरी है वो कौन है, वो अकुशल मजदूर है। अकुशल या कुशल थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपने मान सकते हैं, ये अकुशल या कुशल मजदूर है। मजदूर व्यक्ति किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता है और उसकी ना ही कोई सुनवाई कर सकता है। अगर वो कहाँ पे शिकायत भी करे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए ये सिस्टम आज के टाइम में पूरी तरीके से एक गरीब आदमी या मैं अकुशल मजदूर के बोलूं तो उसके हित के बिल्कुल खिलाफ हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि एक व्यक्ति मैंने आपको बताया था कि 35 साल यहाँ पे तो 1,250 रुपये डिपॉजिट करवाता है। ये 1,250 रुपये कहने के लिए एक छोटी सी रकम है। जब अपने इसको 35 साल आप लगातार कहाँ पे डिपॉजिट करवाते हो 1,250 रुपये, तो आपको पता है कि उस 1,250 रुपये में 35 साल के अंदर 5,25,000 रुपये डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पे 5,25,000 रुपये उसने डिपॉजिट करवाए। 5,25,000 रुपये उसको क्या मिलेगा 58 वर्ष की एज के अंदर 7,500 रुपये मिलेगा। लेकिन 58 वर्ष की एज तक यहाँ पे मैंने जो महंगाई दर मानी है वो 350% बढ़ जाएगी। 350%, ये मैं रियल बता रहा हूँ, 350% मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर अपने 1995 से आज तक की आप मान लो कि 2024 के अंदर 29 साल हुए हैं, आप 29 साल में 1995 में 1,000 रुपये कितनी वैल्यू रखते थे और आज 1,000 रुपये का क्या हो रहा है, ये हमारे सामने है कि महंगाई दर किस प्रकार से बढ़ती है। 1995 में 1,000 रुपये अपने तो पता नहीं है, लेकिन अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछो कि 1,000 रुपये की वैल्यू क्या थी। अब यहीं पे अगर 2024 के अंदर मैं मानता हूँ कोई व्यक्ति 35 साल जॉब करता है, यहाँ पे 35 साल जॉब करता है, ये 2024 के अंदर 35 साल जोड़े थे यहाँ लगभग 2059 के अंदर ये जो 7,500 रुपये है ना, इनकी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। आप देख लेना, इनकी वैल्यू 2,000 रुपये से भी नीचे आ जाएगी वैल्यू। 2,000 रुपये तो मैं 350% महंगाई दर से मान रहा हूँ कि महंगाई दर 350%, अगर प्रति वर्ष 10% बढ़ी तो ये 2,000 बराबर वैल्यू रहेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनकी वैल्यू आज के टाइम में 1,000 के बराबर ही रह पाएगी, मुश्किल से रह पाएगी वैल्यू, जिस प्रकार से महंगाई दर बढ़ रही है। अब इस पर पुनर्विचार क्यों नहीं हुआ उसका भी मैंने आपको पूरा बता दिया कि इस वजह से पुनर्विचार नहीं हुआ, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब तक किसी संविधान या किसी ऐसे ढांचे के अंदर मूल परिवर्तन के खिलाफ आवाज नहीं उठती है तब तक उस पर कोई पुनर्विचार नहीं होता। भारत के अंदर पूरे संविधान को खंगोल दिया गया। जो अपने 1952 के अंदर संविधान लागू हुआ था, उस संविधान के अंदर इतने संशोधन करके पूरे संविधान को उल्ट पुल्ट कर दिया। लेकिन ये 1995 के अंदर लागू हुआ था, या कई सरकारें बदली थी, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई थी, लेकिन किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। अब ये पीछे दिल्ली अपने आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे 1,000 पे, ये 1,000 वाले कौन व्यक्ति थे आपको पता है? ये 1,000 वाले वो व्यक्ति थे जो 1995 के अंदर ईपीएस दिया था और जिनको लगभग 2004 या 5 के अंदर ईपीएस से पेंशन मिलना स्टार्ट हुई थी। उनको 1,000 रुपये 2024 तक मिल रहे थे। हालांकि 2005 के अंदर 1,000 रुपये वैल्यू रखते थे थोड़ी बहुत, लेकिन 2024 आते आते उसके अंदर वैल्यू बिल्कुल घट गई उनकी। 1,000 रुपये से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 1,000 रुपये से आज अगर आप बाजार जाके आते हो ना तो आपका खर्च हो जाता है 1,000 रुपये। नॉर्मल सी बात है, 1,000 रुपये की कुछ नहीं होता है 1,000 रुपये से। इसलिए उन्होंने आंदोलन किया और उन्होंने क्या मांग रखी कि हमें कम से कम 7,500 रुपये सैलरी दो। वो मैक्सिमम सैलरी मांग रहे हैं कि जो 2005 के अंदर हमने चाहे इसके अंदर ईपीएस में 10 साल योगदान दिया तो भी 7,500 रुपये हमारे को सैलरी दो। और यहाँ पे सरकार 35 साल जॉब करवाती है, 1900 मैंने बताया था 2059 तक, उसके बाद में आपको ये 7,500 रुपये देंगी। अगर इसको मैं एक प्रकार से मानूं, अगर इस पर पुनर्विचार नहीं होता है तो ये बिल्कुल मजदूर वर्ग और अकुशल व्यक्ति के हितों के बिल्कुल खिलाफ होता है। एक अपने समिति जो इसको बनाया था 1995 के अंदर, उस समिति ने किस प्रकार से बनाया था कि जो भी गवर्नमेंट जॉब का व्यक्ति है वो भी इसके अंदर डिपॉजिट करेगा, और प्राइवेट सेक्टर तो उस टाइम थे नहीं क्योंकि लिमिटेड का सिस्टम बाद में आया था। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति इसके अंदर डिपॉजिट करवाता है तो वो वर्ध अवस्था के अंदर अपना भविष्य सुधार सकता है। उन्होंने इस नीति के तहत लागू किया था, लेकिन इस पे किसी प्रकार का आज तक कोई पुनर्विचार नहीं हुआ। जब तक इस पे पुनर्विचार नहीं होता है और इस पे मिनिमम जो इंटरेस्ट 7% का लागू नहीं होता है, तब तक ईपीएस का पूरा फंड आज के टाइम में अवैध है और एक व्यक्ति के हित के बिल्कुल खिलाफ जाता है। क्योंकि जो बेरोजगार अपने मान सकते हैं गरीब अवस्था के अंदर व्यक्ति है, उसने पूरी जिंदगी 35 साल गरीबी के अंदर गुजारी है। क्यों गुजारी है?
क्योंकि ये 35 साल बहुत, मैंने आपको बताया था 25,000 से कम सैलरी है, 25,000 से कम। आज अगर 2 बच्चे हैं, एक पति और पत्नी, 4 है घर के सदस्य है, बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है और घर का भी खर्च होता है थोड़ा बहुत, मानते हैं 25,000 से मुश्किल से उसका घर चल पाता है और बच्चों को वो पढ़ाई दे पाता है। और उसके बाद में वृद्ध अवस्था के अंदर वो जाता है कि कुछ ना कुछ मेरे को, मैंने इतनी जॉब की है तो मेरे को कुछ सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट मिलने का टाइम आएगा तब ये सरकार उसको देगा 2,000 रुपये। किस प्रकार से इसको सपोर्ट मिलेगी? किसी प्रकार से नहीं मिलेगी, क्योंकि समय के हिसाब, जिस प्रकार से समय परिवर्तन होगा, महंगाई दर साथ में परिवर्तन होती चली जाएगी, लेकिन इसके ऊपर प्रॉफिट कुछ नहीं है। ये अगर यही सिस्टम आप किसी भी चीज पे, अपने हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप ये सर्च कर लेना कि मैं किसी बैंक के अंदर 1250 रुपये डिपॉजिट करवाता हूँ, आरडी सिस्टम है, टर्म प्लान है, ऐसे बहुत प्लान बैंकों ने जारी कर रखे हैं। गवर्नमेंट बैंक की बात करा, उनमें जारी कर रखे हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करवाओ, 30 साल या 35 साल, उसके बाद में आपको इतने पैसे मिलेंगे। हालांकि वो एक फंड आपको एक साथ मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये फंड अलग अलग मिलेगा, लेकिन वो 30 से 35 लाख रुपए आपको एक साथ मिल जाएंगे। उन अगर 30 से 35 लाख रुपए का ब्याज भी उठाओगे ना, कि मैंने वापस 58 साल की एज में उसको डिपॉजिट करवा दिया और मुझे इसका मंथली इंटरेस्ट ही उठाना है खाली, तो भी वहाँ 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ उठा सकते हो। 25 से 30 हज़ार रुपये उठाने का मतलब आज के टाइम में 7 से 8 हज़ार रुपये वैल्यू का वहाँ इंटरेस्ट उठा सकते हो आप, और 7 से 8 हज़ार रुपये काफी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि उस टाइम में अगर 2059 के अंदर मैं मानूँ 30 से 35 हज़ार रुपये की वैल्यू मैं मानता हूँ 7 हज़ार रुपये बराबर, लेकिन वो 7 हज़ार रुपये भी आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो गए। क्यों कंफर्टेबल हो गए? क्योंकि अपने मान सकते हैं कि उस वर्ध अवस्था के अंदर 7 से 8 हज़ार रुपये का सपोर्ट मिलना 2 व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कई कई ऐसे देखे हैं मैंने परिवार के अंदर जहाँ पे पति और पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, अगर उन दोनों को अगर 7-7 हज़ार रुपये मिलते हैं, 14 हज़ार रुपये, तो आज अपने देख सकते हैं कि 14 हज़ार रुपये में 2 व्यक्ति अच्छी तरीके से खा सकते हैं, रह सकते हैं, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक व्यक्ति अपना भविष्य क्यों डिपॉजिट करवाता है इसके अंदर? यही डिपॉजिट करवाता है, और सरकार ने भी इस पे खास बोला है कि हम इसलिए डिपॉजिट करवा रहे हैं ताकि वर्ध टाइम के अंदर उसका कुछ प्रॉफिट हो सके, वो किसी के आश्रित पे ना रहे, वो खुद का अपना सिस्टम कर सके, उसको गवर्नमेंट पेंशन देगी। और गवर्नमेंट अगर इसके अंदर पुनर्विचार नहीं करती है तो किसी प्रकार से ये गरीब व्यक्ति के हितों के खिलाफ है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे एक बार पुनर्विचार जरूर किया जाए और इसको देखा जाए, क्योंकि आज के सिस्टम में महंगाई दर के साथ साथ इसमें नियम, एक ये भी कानून बनाया जाए कि जिस प्रकार से महंगाई दर बढ़ रही है उस प्रकार से इसको इंटरेस्ट ही इसको बराबर ले जा सकता है महंगाई दर के। क्योंकि एक इंटरेस्ट होता है ना, वो महंगाई दर को बराबर ही चलता है, क्योंकि 10% महंगाई दर बढ़ती है तो 7 से 8% इंटरेस्ट उस पैसे की वैल्यू को बराबर लेके चलता है। अगर किसी चीज पे इंटरेस्ट ही नहीं है तो महंगाई दर ऊपर चली जाएगी, पैसे की वैल्यू नीचे चली जाएगी। और कुछ नहीं, धन्यवाद। कोई नेक्स्ट अगर सूचना आती है ईपीएस के ऊपर तो अपने बात करें।